So, dear students, today we are going to discuss modern novel in English literature, as well as we'll discuss the characteristic of a modern novel. So, the modern age is essentially the age of the novel. This is the most important and popular medium in modern times. English fiction is the only literary form which can compete for popularity with the film and radio. The publication of new English novel by a novelist is received now with the same response as a new comedy by Dryden or someone else was received in the Restoration period, and a new volume of poems by Tennyson during the Victorian period. So, poetry, which had for many centuries held the supreme place in the literature, had lost the position. The main reason for this change is the novel is the only literary form which meets the need of the modern world. Yes, विद इन मॉडर्न नावल उससे पहले जो इरा था उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एस्पेक्ट था वो क्या था? पोइट्री थी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पोइट्री ने जो अपना एक वर्थ थी, जो एक अपनी पोजीशन थी, उसको क्या कर दिया? खो दिया. और उसको रिप्लेस किसने किया? नावल ने. तो एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, एज ए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी हैव टू डिस्कस समथिंग कॉमन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जहन में रखिएगा कि कभी भी अगर कोई चीज़ किसी को आके रिप्लेस करती है तो वो क्यों करती है? ऑब्वियसली पुरानी चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, तो नई चीज़ विद द न्यू मॉडिफिकेशंस उसको क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है. सेम इज़ द केस विद द मॉडर्न नावल, कि जब मॉडर्न नावल आया तो उससे पहले जो पॉपुलर चीज़ थी या जो अभी इरा में फॉल कर रही थी वो क्या थी? पोइट्री. लेकिन पोइट्री obviously that is a natural phenomena कि nothing is permanent, even change. कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं हो सकती. हालांकि तब्दीली भी फिर एक फेज़ पे आके क्या हो जाती है? दोबारा तब्दील हो जाती है. गॉट इट ना? सो जब भी उसको एक एग्जिस्टेंस चाहिए, जो भी चीज़ हमेशा रहती है परमानेंट, अगर उसने रहना है तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर मॉडिफिकेशन की क्या होती है? ज़रूरत होती है. एज ए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू शुड नो दैट द पोइट्री हैज़ लॉस्ट द वर्थ एंड द नावल इज गोइंग टू रिप्लेस द पोइट्री. ओके, सो मॉडर्न नावल जो था उसने अपनी जगह कैसे बनाई, किन हिसाब से बनाई, किन वजूहात से बनाई, पहले हम वो देखते हैं. तो वो सबसे पहले है उसके कैरेक्टरिस्टिक. कोई भी चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन इज कंपल्सरी. तो अगर कोई ना कोई चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस बनाती है तो वो किस वजह से बनाती है? अपने फीचर्स की वजह से बनाती है. जैसा कि तालीमी इदारे हो गए या कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी होगी, कोई भी चीज़ आप देख लें, अगर एक चीज़ दूसरे के मुकाबले में आएगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली अच्छे होंगे तो वो एग्जिस्ट करेंगे ना. सो दैट इज़ द थिंग. तो क्या हुआ, उसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. पहला जो करेक्टरिस्टिक में आता है वो है रियलिज्म. ठीक है, दैट वाज द वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ modern novel. The novel of the modern age realistic in nature. The realistic writer is one who thinks the truth to observe facts about the outer world or his own feeling is great thing, while an idealist writer wants to create pleasant picture. The modern novelist is realistic in this sense. He tries to include within the limits of novel almost everything and not a merely one साइडेड व्यू ऑफ इट. सो रियलिस्टिक जो थे ना, उसकी वजह से ये क्या है, इसका पहला फीचर बनता है कि ये रियलिज्म की बात करते थे. उससे पहले वाले जो राइटर थे हो सकता है वो लव की बात करते हों या वो किसी और चीज़ की बात करते हों, सेक्सुअलिटी की बात करते हों, किसी और चीज़ की बात करते हों. लेकिन इन्होंने आके जो चीज़ दिखाई मॉडर्न, इन्होंने सबसे पहला एस्पेक्ट क्या बताया? रियलिटी. हमेशा आपने देखा होगा ड्रामा, नावल या कोई भी लिटरेरी वर्क्स होता है ना, तो उसके अंदर राइटर की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है. और राइटर हमेशा किस हिसाब से लिखता है? ड्यू टू सराउंडिंग्स. आप आजकल के अपने ड्रामे देख लें, प्रीजाद देख लें, कोई भी जो आजकल चल रहे हैं उनको देखें, तो वो क्यों, वाई दे आर पॉपुलर? हैव यू थॉट अबाउट दैट? वो पॉपुलर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सराउंडिंग्स को डिपिक्ट कर रहे होते हैं. सराउंडिंग्स के आने वाले हालात देख के उनके ऊपर लोगों को बड़ी जल्दी उनके ऊपर क्या आ जाता है? अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग. सो सेम इज़ द केस कि पहले जो भी हालात चल रहे थे, इन्होंने आके अपनी स्पेस कैसे बनाई? थ्रू रियलिज्म.
इन्होंने कहा कि जी जो सच है वो सच है, ख्याली बातें अलहदा रख दो, कंट्राडिक्शन अलहदा रख दो, बाकी चीज़ें अलहदा रख दो, लेकिन जो बात सच है वो क्या है? सो रियलिज़म की वजह से इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो क्या हो गई? मजबूत होगी और मॉडर्न नावल ने अपनी जगह बनाई। उससे पहले अगर हम बात करें तो लोग मज़हब की बात भी करते थे, लोग सेक्सुअलिटी बात की भी बात करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स की बात करते थे, लेकिन इन्होंने आके कहा कि वो जो पहले वाली बातें थी वो अब नहीं चलेंगी, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ सच की होगी, बस रियलिटी इज़ फाइनल वन। सो दैट वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट कि इन्होंने क्या कहा कि जो है सच जो है वो आखिरी सच है, बस इसके बाद और कोई बात नहीं है। एंड द नंबर सेकंड इज लव फॉर रोमांस अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म in the early years of 20th century with an accent on discussion of the social problem stands the tendency for the criticism of material values and love for sex, romance and adventure. Yes, इन्होंने कहा कि जी पहले हमने अभी लास्ट लेक्चर में जब बात की थी तो हमने मॉडर्न की बात की, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात की, वहाँ पे आपने देखा वल्गैरिटी भी थी, सेक्सुअलिटी भी थी, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके थीम्स थे, जैसा कि हमने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में पढ़ा, उनके थीम्स लव ट्रायंगल, बैड ट्रिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो थी वो चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने आके कहा कि लव शुड बी देयर, बट लव शुड बी देयर फॉर द सेक ऑफ रोमांस, लव शुड बी देयर फॉर द सेक ऑफ romance, not for the sex, not for the anything else. Love should be there because love is the need of time. Okay, so उन्होंने उस हालात को देख के रियलिज्म की भी बात की, सारी चीज़ों की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि लव की जो एग्जिस्टेंस है दैट शुड बी देयर। उससे पहले की जो थीम है वो मेरे ख्याल में आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी कि उन लोगों के थीम कुछ और थे, वो किसी और चीज़ की बात करते थे, लेकिन इन्होंने आके उनको रिप्लेस किया थ्रू द लव फॉर रोमांस। Yes, the number third is frank in sexual matters. तीसरा थीम है हमारा frank in sexual matter. During the Georgian period, a new tendency began to be in English fiction, and it is centered around the glorification of sex and the human emotions and passions. The Victorian novelists showed no interest in the naked dance of sex, and their novels they preferred married love over illegal फिल्ट्रेशन। यस, उन्होंने कहा कि ये जो लव है, लव फॉर द सेक ऑफ सेक्स, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि इफ़ देयर शुड बी लव एंड इफ़ देयर शुड बी सेक्स, इट शुड बी विद इन द लिमिट्स एंड इट शुड बी विद इन अ रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें करनी हैं तो वो कब होंगी? जब आप अपनी लिमिट्स के अंदर होंगे, आप किसी रिलेशनशिप में होंगे, आप विद इन अ प्रॉपर लिमिट्स के अंदर रह के जो है सेक्सुअलिटी को है वो डील कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मैटर्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें की। और द विक्टोरियंस एंटी सेक्सुअलिटी गॉट अ ग्रेट जॉल्ट बाय द जॉर्जियन नॉवलिस्ट हु प्रेजेंटेड सेक्स रिलेशनशिप इन देयर नॉवल। सेक्सुअल फ्रेंकनेस इज यूज्ड बाय राइटर लाइक D.H. लॉरेंस। सो ये जो टर्म या ये जो थीम था ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? D.H. लॉरेंस ने। द रिजल्ट इज दैट वेयर एज द अर्ली इंग्लिश नावल जनरली डील with the theme of relationship between gentility and the morality, the modern novel deals with the relationship between loneliness and love. Loneliness and love mean love should be there. If you are not in relationship, if you are not in proper position to marry, then you should be loneliness. You should be alone. बात की समझ आ रही है ना कि अगर यू वांट सेक्स यू शुड बी इन रिलेशनशिप विद इन अ प्रॉपर मैरिज, अदरवाइज देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्पेस विद इन मॉडर्न नावल टू डू सेक्स और समथिंग सेक्सुअलिटी लाइक दैट। बस इन अदर टर्म्स वो ये कहता है कि अगर यू शुड बी देयर बट विद इन अ लिमिट्स, यू शुड बी देयर विद इन अ रिलेशनशिप। अदरवाइज जो है उनका जो थीम था वो रिप्लेस हो गया किससे, और वो जो डील करता है वो किससे डील करता है? वो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन लोनलीनेस एंड लव। बात की समझ आ रही है ना कि प्यार तो है, लेकिन अगर आपको प्यार वो नहीं मिलता इन द टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप लाइक मैरिज, देन यू हैव टू सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस।
तब आपको उसकी जो अंदाज़ा है या तब आपको जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो लव तो एग्जिस्ट करता है बट यू आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस. Yes, a stream of consciousness, that is very important one, and I think so last theme of our today's topic, stream of consciousness. So stream of consciousness is a means of escape from tyranny of the time dimension. The stream of consciousness technique is a revolutionary model technique which had tried to transform the art of narrative almost in every respect. The first user of this technique was the French novelist Dujardin. So इस टेक्निक को जो यूज़ किया वो किसने यूज़ किया? डुजार्डिन ने. और वो पहला बंदा था इंग्लिश नावलिस्ट में, मॉडर्न नावलिस्ट में, जिसने क्या किया, इस टेक्निक को इस्तेमाल किया. द फ्रेज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हाउएवर वाज coined by the psychologist William James who wrote Principle of Psychology. ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर भी इसको यूज किया गया. बाय कॉलिंग कॉन्शियसनेस अ स्ट्रीम, जेम्स मीन्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस in something fluid. It is an unbroken current of feelings, impression, fantasies, half-formed thoughts, and awareness. In general, consciousness is continuity like time and is independent of time. So ये जो चीज़ें थी या ये जो थीम थे हमारे मॉडर्न नावल के, जो ये 4 जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये हमारे क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक थे. आप इनको थीम भी बोल सकते हैं. और ये जो थे, इन्हीं की वजह से जो था पोइट्री को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, और मॉडर्न नावल ने अपनी क्या बनाई? जगह बनाई. दैट्स इट.